हेलो एंड वेलकम अगेन गाइस। आज हम पढ़ेंगे पांडास लाइब्रेरी। पांडास लाइब्रेरी एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है और उसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। तो अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा अपने जुपिटर नोटबुक पे जाएंगे और मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि अपनी पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कैसे करना है। हम उसके लिए लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एस पी डी। अब हम अपने पांडास को उसके लिए हम पी डी एलियास यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी कोडिंग कम्युनिटी में सब पी डी यूज़ करते हैं, तो हम भी पी डी यूज़ करेंगे ताकि हम किसी भी तरह की कन्फ्यूजन फेस ना करें। और आज मैं पांडास पढ़ाने के लिए ना आपको एक स्लाइड बताऊंगा और उसी से मतलब थोड़ा रेफरेंस लेकर बताऊंगा क्योंकि पांडास में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विजुअलाइज करके नहीं पढ़ोगे तो ये पांडास समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो साइट हम यूज़ करेंगे वो है W3 स्कूल्स। उसमें पाइथन के ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं और उस पाइथन के ट्यूटोरियल्स में हमें मॉड्यूल्स भी पढ़ाए हुए हैं उन्होंने। ये देखो नमपाई, पांडास एंड साइपाई, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं पाइथन के जो कि हर किसी को आने चाहिए। तो हम चलते हैं पांडास ट्यूटोरियल पे। तो इन्होंने थोड़ी इंट्रोडक्शन दी हुई है। पांडा इज अ पाइथन लाइब्रेरी दैट वी ऑलरेडी नो। पांडा इज यूज्ड टू एनालाइज डाटा। ये न्यू है। पांडास किस लिए यूज़ करते हैं? हमारे जो डाटा है ना उसको एनालाइज करना है तो हम पांडास यूज़ करते हैं। तो क्योंकि पांडास में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमें अपने डाटा को एनालाइज करने में बहुत एफिशिएंटली और बहुत जल्दी काम करते हैं। तो इन्होंने बस ऐसे दिया हुआ है तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इंट्रो पे चलेंगे। और इंट्रो में इन्होंने बताया है पाइथन इज लाइब्रेरी यूज फॉर वर्किंग विद डाटा सेट्स जस्ट दैट वी नो इट हैज़ अ फंक्शन फॉर एनालाइजिंग, क्लीनिंग, स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। अब ये तीन चार टर्म्स हैं, ये आपको अभी समझ नहीं आएंगी, पर एट द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा हेड्स अप दे देता हूँ इन चीज़ों के बारे में कि क्या है। अब डाटा एनालाइज का तो मुझे अब समझाने चाहिए, सबको पता है कि डाटा को एनालाइज करना तो उसको एनालाइजिंग क्या देते हैं। अब क्लीनिंग जो है, क्लीनिंग का क्या मतलब हुआ? कैसे हमारे जो पांडास में ना एक डाटा फ्रेम्स होते हैं। डाटा फ्रेम्स क्या होते हैं? जो टेबल्स होते हैं ना, जैसे टेबल्स नहीं आपको समझ आ रहा तो मान लो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में रोज हैं कॉलम्स है। वैसे ही उन मैट्रिक्स को हम पांडास में डाटा फ्रेम बोल देते हैं। तो उन रोज और कॉलम्स में कुछ जो बॉक्सेस हैं उनमें कई बार क्या होता है, डाटा रॉन्ग होता है, या रॉन्ग सिंटैक्स में होता है या खाली होता है। तो उन रोज को हम उन रोज को क्लीन करना चाहते हैं, उन रोज को मतलब ठीक करना चाहते हैं। या तो उसमें हम सही डाटा डाल दें या तो उन रोज को डिलीट ही कर दें। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लीनिंग के अंडर आ जाती हैं। अब एक्सप्लोरिंग का क्या मतलब हुआ? अब एक्सप्लोरिंग का ये मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास एक डाटा है, डाटा में एक पूरी कॉलम है। हम उस कॉलम में देखना चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम डाटा कौन सा है, मिनिमम डाटा कौन सा है, हमारी कॉलम का मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ये सारी मतलब उस डाटा के बारे में जानना है तो वो इस अंडर एक्सप्लोरिंग टर्म में आ जाता है। अब हम आ गए मैनिपुलेटिंग में। अब मैनिपुलेटिंग डाटा तो पता है कि डाटा को मैनिपुलेट करना है, तो इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब पांडास का पांडास रेफरेंस कहाँ से लिया है? ये दोनों पांडास का दो मतलब होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं पैनल डाटा, या तो हम कहते हैं पाइथन डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो कहीं कुछ भी बोलो, ये मतलब इनकी फुल फॉर्म मान लो, दो फुल फॉर्म है इसकी। अब इस इन्होंने कुछ है वाई यूज़ पांडास। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। नहीं, आपको ये चीज़, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये चीज़ यूज़ क्यों कर रहे हैं, कहाँ यूज़ होगी। ये दो चीज़ें तो आपको मतलब पता होनी चाहिए। इसके बिना तो आप अगर इसे सीख भी लोगे और आपको ये नहीं पता चले कहाँ पे यूज़ करना है, तो क्या फ़ायदा है पढ़ने का। तो वाई यूज़ पांडास? पांडास अलाउज अस टू एनालाइज बिग डाटा एंड मेक कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल थ्योरीज। ठीक है, कि डाटा को एनालाइज करने में यूज़ होती है और कंक्लूजन्स निकालने में यूज़ होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरीज। अभी आपको एट द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल्स आपको इस लाइन का भी समझ आएगा, टेंशन मत लो। बस अ, इस वीडियो को पूरी देखना। अगर नहीं समझ आए एक बार फिर से देखो वीडियो, क्योंकि एक बार में आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएगी, एक दो बार देखोगे फिर ही समझ आएगी। पांडास कैन क्लीन मैसी डाटा सेट्स, जैसे आपको बताया कि रॉन्ग डेटा हो तो उसको क्लीन करना है, तो वो वही सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाती हैं। एंड मेक देम रीडेबल एंड रेलेवेंट। रेलेवेंट डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा साइंस, क्योंकि अगर डाटा हमारे जो काम के रेलेवेंट ही नहीं है तो उस डाटा का क्या फ़ायदा, है ना। बट pandas can do, this is also very important point to know. Is there a correlation between two or more columns? और correlation आपको ये नहीं समझ आ रहा कि correlations क्या है? correlations आपको आगे बताऊंगा क्या है। वट इज़ द एवरेज वैल्यू? अब ये भी एट द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल आप इन सब चीज़ों पे आंसर दे पाओगे। वेयर इज नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द pandas। अब आप सोचोगे कोडिंग सिखाओ, कोडिंग भी सिखाते हैं पर पहले आपको बेसिक चीज़ बताते हैं। अगर आपके पास pandas डाउनलोड नहीं है जुपिटर नोटबुक में, तो कैसे करना है? आप अपने होम पेजेस पे जाओ, ये रहा होम पेज, उसमें यहाँ पे न्यू पे जाओ और टर्मिनल पे जाओ और कहो कि पिप इंस्टॉल, क्या करना है हमें? इंस्टॉल पांडास। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो ये बता देगा कि भैया आपने तो पहले से डाउनलोड की हुई है, आप क्यों मांग रहे हो। अगर जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो उनको डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है,
और तो ऐसे डाउनलोड कर लोगे। अब एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको मतलब ऐसे पांडास नंपाई ऐसी चीज़ें अलग अलग डाउनलोड नहीं करनी है तो एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर कह लो या कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स कह लो, एनाकोंडा, उसको डाउनलोड कर लो सीधा। तो आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने भी यही बताया कि हाउ टू डाउनलोड पांडास, है ना। तो इन्होंने बताया कि पांडास को इंपोर्ट कैसे करना है, ये थोड़ी चीज़ें बताई हैं, इनके इन पे भी मैं भी आता हूँ, टेंशन मत लो। और सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ोगे पांडास में, कि पांडास में सबसे पहले आपको डाटा को क्रिएट करना है, जब कह लो डाटा को इंपोर्ट करना है, तो वो कैसे करोगे। तो सबसे बेसिक एलिमेंट जो है पांडास का वो है सीरीज़। ठीक है, हम सीखेंगे कि सीरीज़ कैसे बनाते हैं pandas में। तो उसके लिए मैं बोलूँगा एस वेरिएबल है, उसको उसमें पीडी डालूंगा और पीडी को कहूँगा पीडी भैया सीरीज़ निकाल दो। सीरीज़ नाम का एक आपके पास फंक्शन है, उसको निकालो और मुझे सीरीज़ बना के दे दो। तो सीरीज़ कहेगा कि हाँ बताओ किस डेटा की आपको सीरीज़ बनानी है। तो हम कहेंगे कि पहले डाटा तो क्रिएट कर लें। हमने एक ए लिस्ट बना दी जिसमें हमने डाल दिया रैंडम नंबर ले लेते हैं, 7, 7 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, 20 ले लिया। ठीक है, ऐसे ले लिया और हमने ए को दे दिया सीरीज़ में और हम प्रिंट कराएंगे अब एस। तो देखो क्या मिला हमें, इसको ध्यान से देखो, ये जो लिस्ट है ये एक सीरीज़ में कन्वर्ट हो गया। और इस सीरीज़ में अब इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है। ये सीरीज़ है मतलब एक लिस्ट है, उसको मतलब आपको वर्टिकल फॉर्म में दे देगा और उसमें आपको इंडेक्सेस दे देगा। जो पहली पहली चीज़ है उसका इंडेक्स 0 है और दूसरी चीज़ है उसका इंडेक्स 1 है, तो इंडेक्सिंग दे देगा और नीचे बता देगा इनका डाटा टाइप है int 64 का। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग देते तो आपका डाटा टाइप स्ट्रिंग दे देता, आप फ्लोट देते तो यहाँ पे डाटा टाइप फ्लोट दे देता। कि जैसे आप इसको जो चीज़ इसमें दोगे वही डाटा टाइप आपको मिल जाएगा। अब आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा कि सीरीज़ क्या है। चलो अब इसको रेफरेंस लेके पढ़ते हैं, क्या है देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज़ अ सीरीज़। अब पांडा सीरीज़ लाइक कॉलम इन अ टेबल। कॉलम इन अ टेबल मतलब कि मैंने आपको बताया कि डाटा फ्रेम्स होते हैं जो कि एज अ मैट्रिक्स होते हैं या कह लो एज अ टेबल होते हैं जिनमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब उनमें जो कॉलम्स होते हैं ना, जो डाटा फ्रेम में कॉलम्स होते हैं उनको हम सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, और जो रोज़ होते हैं उनको रोज़ ही बोलेंगे, जो कॉलम्स होते हैं उनको सीरीज़ बोलेंगे। तो उन कॉलम्स को क्रिएट करने का तरीका देखा है हमने कि ये एक कॉलम क्रिएट किया, ऐसे 2 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे 3 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, जितने भी आप चाहो। देखो, ठीक है? तो इन्होंने भी ये बताया, देखो इन्होंने भी ऐसे किया कि लिस्ट के लिए उसको पीडी को कहा कि सीरीज़ को बुलाया और उसमें ए लिस्ट दे दी और हमें मिल गया। अब लेबल्स क्या है? अब लेबल्स है कि हम ये इंडेक्स है ना, ये 0 1 2 3 इंडेक्स है। अब हम इनको ना लेबल मतलब इनको हम अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। लाइक 0 को मैं कहूँगा कि मुझे अब इंडेक्स को 0 नहीं बोलना, मुझे बोलना है कि यहीं पे दे देता हूँ। अब इसी में आपको सेकंड आर्गुमेंट देगा इंडेक्स, कि आप इसको अपने इंडेक्स खुद मेंशन कर सकते हो अपने हिसाब से। कि मैंने कह दिया कि एक्स है, एक्स में 7 है, वाई में जो वाई वेरिएबल है उसमें 5 है, अब जेड वेरिएबल है उसमें 8 है और डब्ल्यू वेरिएबल है उसमें 20 है। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। कुछ गलत कर दिया हमने, क्या गलत किया हमने, इन स्ट्रिंग्स को अच्छे से नहीं किया मेंशन। नहीं तो स्ट्रिंग्स है तो डबल कोड या सिंगल कोड में नहीं चाहिए चीज़ें। देखो अभी चलेगा, ये देखो अब 0 1 2 3 गायब हो गया और उनकी जगह एक्स वाई जेड आ गया। अब हम इन चीज़ों को कॉल भी कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे, हम कहेंगे एस एस वेरिएबल, हमें तेरे में एक 7 नाम का इंटीजर है, हमें वो चाहिए। तो कहेगा कि अच्छा आपको वो चाहिए तो उसका इंडेक्स बताओ क्या है। तो आपको ये उसका इंडेक्स है एक्स और मुझे वो दे दे। ये भी आपको कोर्स में देना पड़ेगा, सॉरी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग है, हमें स्ट्रिंग में देने होती हैं ये चीज़ें। तो ये 7 दे दिया। अब वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक नहीं चाहिए, मुझे 2-3 और चीज़ें चाहिए। कहता है कि मुझे डब्ल्यू भी चाहिए। अब हमने कहा चलो डब्ल्यू भी चाहिए, चलो डब्ल्यू डाल के देखते हैं। अब सिंटैक्स एरर आ गया। अब ऐसे ये इंडेक्सिंग से सिर्फ आप एक टाइम पे एक ही चीज़ बुला सकते हो, एक ही रो को बुला सकते हो। ठीक है, ये रो होगी जो x7 है, ये रो होगी y7, रो 2 होगी ये z8 जो हो गया, ये रो 3 होगी। तो हम एक ही रो को एक टाइम पे बुला सकते हैं इस इंडेक्सिंग मेथड से। तो अगर हमें 2 को बुलाना है तो हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, वो है LOC फंक्शन, लोकेट फंक्शन। लोकेट फंक्शन है जिसका एलियास हम यूज़ करते हैं LOC। ठीक है, तो हम कहेंगे एस भैया LOC को बुलाओ और उसको कहो कि मुझे x, उसको कहो कि मुझे x चाहिए और मुझे w भी चाहिए। कहता ठीक है, तो उसने बुला दिया। LOC को क्या किया हमने, उसने लोकेट कर दिया कि एक्स डब्ल्यू में
कौन कौन सी चीज़ें हैं, और उसने आपको 2 रोज़ रिटर्न कर दी। अब चलते हैं हम आगे। हमने लेबल्स कर लिया, हमने क्रिएट लेबल्स भी कर लिया कि इंडेक्सिंग कैसे कर देते हैं, हमने उसको कॉल करना भी सीख लिया कि कॉल कैसे करते हैं। फिर अब हम आते हैं असली चीज़ पे, डाटा फ्रेम्स पे। हमने एबीसी तो सीख ली पांडास की, अब हम उसको वर्ड्स बनाना सीखते हैं उसके। अब डाटा फ्रेम क्या होता है, आपको डाटा फ्रेम बताया था मैंने कि ये एक मैट्रिक्स की तरह होता है, एक टेबल की तरह होता है जिसमें आपको रोज और कॉलम्स दिए होंगे। बस इन्होंने भी अपनी मतलब टेक्निकल भाषा में ये बोला होगा, मैंने बस आपको थोड़ा लेमन टर्म्स में कह लो देसी भाषा में बता दिया था। अब पांडास डाटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर like a two-dimensional array or a table with rows and columns। 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर कह देंगे इसको टेक्निकल टर्म्स में, और उसको मतलब 2 डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स से हो जाता है, और टेबल टेबल आपको ऑलरेडी बता दिया कि टेबल की तरह होता है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। रोज को हम रोज ही बोलेंगे, कॉलम्स को हम सीरीज भी बोल सकते हैं। अब इनको क्रिएट कैसे करना है, डाटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करना है। अब डाटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करना है, एक चीज़ याद रखना कि ये क्या किया है, एक डेटा है, डेटा क्रिएट किया है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी में ये कैलोरीज की होगी और ड्यूरेशन की होगी, और ये हमारी लिस्ट होगी जो हमारी वैल्यूज़ है। तो जब हम इसका डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे ना, तो क्या होगा, ये कैलोरीज है वो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये जो एक एलिमेंट है ना पूरा, ये वाला, ये एक कॉलम बन जाएगा, ड्यूरेशन एक दूसरा कॉलम बन जाएगा, और उस कॉलम की फर्स्ट कॉलम का हेडिंग को कैलोरीज बन जाएगा, और सेकंड कॉलम का हेडिंग ड्यूरेशन बन जाएगा, और उसके नीचे ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अब डाटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करके हम उसमें डाटा दे देंगे और हमारा डाटा फ्रेम बन जाएगा। ये देखो उन्होंने रिजल्ट भी दिया हो कि ऐसे आपको एक टेबल मिल जाएगा, मैट्रिक्स मिल जाएगा, या कह लो 2 डायमेंशनल एरे मिल जाएगा, जो आपकी श्रद्धा है आप बोल लो। मैं इसको टेबल बोलूँगा या डाटा फ्रेम बोलूँगा, इन दोनों में से कोई चीज़ बोलूँगा। तो हमारा डाटा फ्रेम है, उसमें हमें अपनी 2 सीरीज मिल गई या कॉलम मिल गया, और 3 रोज मिल गई। ठीक है, अब इसको हम अपने तरीके, अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे, आपको क्रिएट भी करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं डाटा पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं डाटा लिखने बैठा तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये हमने डाटा क्रिएट कर दिया, और हमने कहा कि डाटा फ्रेम भाई, मैं आपको एक वेरिएबल बनाता हूँ df नाम का, और आप pd से डाटा फ्रेम को कॉल करो। कि डाटा फ्रेम को कॉल किया हमने, और उसमें डेटा दे दिया, और हम कहेंगे df अब शो हो जा। ये देखो सेम ही है, जो हमें जो हमें यहाँ पे दिखा दिया था वो सेम चीज़ आ गई यहाँ पे। ठीक है, दो कॉलम्स मिलकर 3 रोज मिल गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डाटा फ्रेम के ये जो रोज हैं या कॉलम्स हैं, इनको कॉल कैसे करना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास डाटा फ्रेम बन गया। अब डाटा फ्रेम को कहेंगे कि डाटा फ्रेम, अब तेरे पास बहुत सारी फंक्शंस हैं, उनको यूज़ करके मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी कॉलम्स को बुलाऊँ। तो कहता है ठीक है बुला लो भाई, मैंने कौन सा मना किया। तो उसने कहा कि बस आपको चीज़ें मतलब आपको चीज़ अच्छी लिखनी पड़ेगी, जो चीज़ वैलिड है वही लिखनी पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है। अब कैलोरीज को हमने क्या किया कि एक इंडेक्सिंग के फॉर्म में हमने लिख दिया बीच में कि हमें कैलोरीज कॉलम चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं दे दूँगा। तो हमने कहा कैलोरीज दे दिया, अच्छा आप ड्यूरेशन भी दे दे। तो कहते ड्यूरेशन बुला लो आप। पर उसने कहा कि हम ऐसे नहीं दे सकते। अब हमने देखा कि हमारा डाटा फ्रेम डीएफ नाम का डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम अपने डाटा फ्रेम की रोज और कॉलम्स को कॉल करें। तो वो कैसे करना है, चलो ये भी दिखा देते हैं। अब हमने कहा डाटा फ्रेम अब तू क्रिएट हो गया, तो अब तुझे तेरी मतलब चीज़ें तेरे फंक्शंस या तेरी फंक्शनैलिटी यूज़ करके मुझे अपना कॉलम बुलाना है कैलोरी नाम का। उसने कहा ठीक है बुला लो। तो हमने कैलोरीज दे दिया उसको, और वो कहेगा जे लो। तो हमने इसको, तो उसने हमें कैलोरीज वाला कॉलम दे दिया। अब हमने कहा कि हमें तो अभी ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए। तो उसने कहा ड्यूरेबिलिटी चाहिए, तो ड्यूरेबिलिटी को भी आपको खुद ही बुलाना पड़ेगा, मैं तो खुद करूँगा नहीं कुछ, आप कहोगे तो तभी बुलाऊंगा। तो हमने कहा कि ठीक है ड्यूरेबिलिटी भी ड्यूरेबिल सॉरी स्पेलिंग ड्यूरेशन। अब हमने कॉलम्स तो बुला लिए ये यूज़ करके, इंडेक्सिंग यूज़ करके। अब जो एलओसी फंक्शन, अब हम एलओसी फंक्शन यूज़ करके रोज़ को बुलाएंगे। जो एलओसी फंक्शन है वो रोज़ को बुलाने में यूज़ होता है। तो हमने कहा डीएफ भाई लो एलओसी फंक्शन को कॉल करो, और उसको बोलो कि हमें ज़ीरो वाला रो दे दो। तो उसने दे दिया 420 और 50। ठीक है, अब हमने कहा कि हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, हमें ज़ीरो और वन दोनों चाहिए। तो उसने कहा ये लो। हमने कहा हमें ज़ीरो वन नहीं, अब हमें दूसरा भी चाहिए। हमने दूसरा भी दे दिया, तो वो दूसरा भी दे देगा। ऐसे करके हम उसकी रोज और कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब अभी तक हमने क्या कर लिया, एक्सप्लोरेशन कर ली। अब एक्सप्लोरेशन में आपको एक और चीज़ बोली थी मैंने कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना भी देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अब डी एफ डॉट, अब सॉरी डी एफ हमने कॉलम को कॉल किया, कौन से कॉलम में हमें देखना है मैक्सिमम वैल्यू, हमें देखनी है कैलोरीज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमने की मैक्सिमम कैलोरीज कौन सी बर्न की हुई है कैलोरीज। उसको हमने कहा कि ये कॉलम तू बता कि तेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसने बता दिया कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू 420 है। तो आपने कहा कि तेरी मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो बता तेरी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो ये बोल रहा है तेरी मिनिमम वैल्यू पता चल गई, अब हमें पता कि तेरा मीन क्या है, मीन में हमने मीन कॉल कर लिया। तो हमने इसका कहा कि तेरा मीन तो हमें पता चल गया। अब हमें ये सारी चीज़ें अगर हमें मतलब एक एक करके नहीं बुलानी, हमें सारी चीज़ें एक ही साथ चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डाटा फ्रेम को कहेंगे कि अपने आप को डिस्क्राइब कर, डिस्क्राइब कर, हम डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये देखो ये सारी स्टैटिकल थिंग्स रहेगा, हमें हमें बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ काउंट्स क्या है कैलोरीज के, वो बता देगा कि तीन रोज़ है हमारे पास 3 रोज़ ड्यूरेशन की है, 3 रोज़ की कैलोरीज की हैं, और कैलोरीज का मीन जे है, ड्यूरेशन का मीन जे है, ये स्टैंडर्ड वेरिएशन बता दी दोनों की, मिनिमम वैल्यू बता दी, ये 25% बता दी कि, ये 50% बता दी, 75% बता दी, ये मैक्सिमम वैल्यू बता दी। अब ये हमें डिस्क्राइब फंक्शन पता चल गया। एक और फंक्शन होता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन बताता है डाटा फ्रेम की, कि डाटा फ्रेम क्या है। अब ये देखो इसने क्या बताया कि क्लास क्या है, इसकी टाइप क्या है, उसने बताया उसने कहा कि pandas डॉट कोर डॉट फ्रेम डॉट डाटा फ्रेम की क्लास है, ये डाटा फ्रेम जो क्या है वेरिएबल है, इसकी क्लास ये है। और ये बता रहा रेंज इंडेक्स, बल्कि हमारे पास 3 रोज हैं, एंट्रीज क्या है 0 से लेकर 2 तक एंट्रीज हैं, डाटा कॉलम्स क्या है टोटल 2 कॉलम्स हैं हमारे पास, या कह लो 2 सीरीज है हमारे पास। कॉलम नोट नल काउंट डेटा टाइप, ये नीचे उसकी नोट नल वैल्यू दी है, काउंट दिया हुआ है, डेटा टाइप दिया हुआ है। अब कैलोरीज है जो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा कैलोरीज, और उसने नोटनल वैल्यू कितनी है 3, और उसने काउंट कितने हैं नोटनल, और डाटा टाइप क्या है दोनों का int 64, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने इंटीजर तरह दे के यहाँ पे फ्लोट वैल्यू दी होती कैलोरीज में या ड्यूरेशन में, तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे डाटा टाइप्स उन्होंने बताया कि 2 डाटा टाइप्स हमारे पास हैं, दोनों के दोनों int 64 के। अगर हमने यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का भी डाटा टाइप फ्लोट टाइप का भी कॉलम बनाया होता, तो यहाँ पे बताता कि 2 int 64 के हैं और एक फ्लोट 32 का है। और टोटल मेमोरी कितनी यूज़ की है इस डाटा फ्रेम ने, टोटल मेमोरी कितनी यूज़ की है 160.0 बाइट्स। अब ये तो हम अभी तक हमने ना छोटे छोटे डाटा के साथ काम किया है, मतलब छोटे छोटे डाटा फ्रेम्स के साथ काम किया। अब हम बड़े डाटा फ्रेम के साथ कैसे काम करेंगे। अब जब हमारे पास डाटा डाटा फ्रेम होगा ना, तो उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारी मतलब अलग अलग वेज होते हैं, या बोलो सिंटैक्स होते हैं उसको सेव करने के। तो हमारे पास सबसे पहला आ जाता है CSV फाइल्स। अभी CSV फाइल्स क्या होता है, CSV फाइल्स होता है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। A simple way to store big data sets is to use CSV files, that is comma separated files। और CSV की फुल फॉर्म होती है comma separated values। CSV files contains plain text and is a well known format that can be read by everyone including pandas, ठीक है। इन आर एग्जाम्पल वी विल बी यूज CSV फाइल कोड डेटा डॉट CSV। अब ये CSV फाइल दिखती कैसे, इसका सिंटैक्स क्या है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये सारी की सारी इसको CSV फाइल कह देते हैं, देखो सारी की सारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, तो इसके लिए इसको CSV, इसके लिए इसको CSV फाइल कह देते हैं। अब मैंने ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, आपको दिखा देता हूँ अपने डाउनलोड्स में जाके। ये देखो डेटा डॉट CSV से मैंने एक यूज़ की हुई है। सॉरी ये देखो ये एक्सेल में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है ताकि हमारे टेबल पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और कुछ 169 के आसपास रोज़ हैं। अब इसको कैसे यूज़ करके मैनिपुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, ये कैसे करेंगे। जैसे हमने ये छोटे छोटे वाले इस डेटा को यूज़ किया, बस वैसे ही इसको एक्सेस करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, अब बड़े डाटा सेट के साथ काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद हम कहेंगे क्या करेंगे कि एक डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, और इसमें कहेंगे कि रीड, और पांडास कहेंगे कि हमारे पास CSV फाइल है उसको रीड कर। तो पांडास कहेगा ठीक है आप अपना वो वाला फंक्शन बुलाओ जैसे मैं रीड करता हूँ, उसने कहा कि हाँ तू रीड CSV फंक्शन से चीज़ें रीड करता है, CSV फाइल रीड करता है, और हमें और उसके और एज आर्गूमेंट उसमें उसका पाथ देना पड़ता है। पाथ कैसे देखूंगा, और मैंने ये फंक्शन फाइल पे गया, अब इसकी इंफॉर्मेशन निकाली,
और मैंने इसमें देखा कि यहाँ पे ये कॉपी पाथ का एक फंक्शन आ गया। कॉपी पाथ पे क्लिक किया, अब तक ये कॉपी हो चुका होगा और मैं सीधा जाके अपने जुपिटर नोटबुक में ये पाथ कर दूंगा। अरे ये क्या आ गया, यूनिकोड स्पीड कोड है, कांट डिकोड बाइट्स फ्रॉम 2 से 3। जो 2 से 3 तक बाइट है उसको इनकोड नहीं कर रहा है। अच्छा इसको मैं बैक स्लैश दिया हुआ है तो इसको फॉरवर्ड स्लैश दे देता हूँ। अच्छा अभी कर रहा है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो इसको फॉरवर्ड स्लैश में कर देना है। ये भी फॉरवर्ड स्लैश में करना हो तो, बट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप इसको फॉरवर्ड स्लैश में सिर्फ, क्योंकि पहली बार में ये प्रॉब्लम दे रहा, बाकी में नहीं दे रहा, तो सिर्फ यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना और बाकी सारा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इस डाटा फ्रेम को हम शो करते हैं। अब जो बड़ा डाटा फ्रेम है ना, उसको उसके साथ थोड़ा डील है ना अलग तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा डाटा फ्रेम है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पास एक्सेस में इन्फॉर्मेशन आए, जितनी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उतनी ही आए। तो उसको कंट्रोल करने के अलग वेज होते हैं। तो इस डाटा फ्रेम को मैंने बोला कि डाटा फ्रेम मुझे तू चाहिए और मुझे दिखा कि तेरे में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने डाटा फ्रेम को कॉल किया और देखा। तो उसने क्या देखा, उसने हमने देखा कि सिर्फ पहली 5 रोज़ और लास्ट की 5 रोज़ दी हुई हैं। और हम चाहते हैं कि हमें सारा का सारा डाटा फ्रेम दिखा दे, तो इसके लिए हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, df डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन। उसमें उसके बाद हमारे पास सारा का सारा डाटा आ जाएगा। ये सारी की सारी कॉमा सेपरेट फाइल्स हैं, इसलिए ऐसी दिखाई दे रही है। हमें प्रिंट फंक्शन से इसको कॉल करेंगे तो ये हमें एक टेबल और या कह लो डाटा फ्रेम की तरह शो होगा। ठीक है, अगर बिना प्रिंट फंक्शन के इसको कॉल करेंगे तो ये अच्छे अच्छे मतलब सुंदर तरीके से शो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हमारा डाटा फ्रेम। अब हम चाहते हैं, अगर जैसे जैसे अगर आप इसके रोज़ को एक्सेस करना चाहते हो तो df डॉट loc फंक्शन यूज़ कर लो और उसमें आप दे दो 0,1 2 3, जो भी जितने भी आपको रोज़ चाहिए उनका नाम दे दो। या तो आपको कर लो, आपको अगर आपको कॉलम्स रोज़ चाहिए, सॉरी कॉलम्स चाहिए, तो आप सीधा इंडेक्सिंग से बुला लो और इसमें उसका नाम दे दो। इस कैलोरीज में इसका सी बड़ा होगा। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, हमने डाटा फ्रेम्स को इंपोर्ट करना तो सीख लिया CSV से, है ना। अब हम इसे यहीं से रेफरेंस देते हैं, हमने CSV कर लिया। अब पांडा स्ट्रीट जेसन, अब इस पे भी आता हूँ, इसको थोड़ी देर बाद आता हूँ। पहले आपको एनालाइजिंग बता दूँ, डाटा को एनालाइज कैसे करना। और डाटा को एनालाइज करने के लिए ना हमारे पास दो फंक्शन, मतलब इन्होंने बहुत ही बेसिक लेवल का बताया, क्योंकि ये पांडा सीरीज़ है ना, ये फिर मैंने बेसिक लेवल की बताई हुई है, जो इंटरमीडिएट लेवल की नहीं है, ये बिगनर्स लेवल के लिए है। इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो बाद में बनाऊंगा, पहले हम बिगनर्स लेवल तक का काम कर लेते हैं। तो एनालाइजिंग में सबसे पहले आएगा विंग ऑफ डाटा। विंग ऑफ डाटा में ना पहले आपको बता देता हूँ, एक हेड फंक्शन होता है और एक टेल फंक्शन होता है। हेड फंक्शन क्या करता है कि आपके सबसे मतलब अगर आपको बिना इसमें कोई आर्गूमेंट दिए हुए इसको बुलाएंगे, बिना कोई नंबर दिए हुए बुलाएंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ पहली 5 रोज़ ही कॉल करेगा। अगर आप इसमें अगर कोई आर्गूमेंट दे दोगे कि हमें पहली 10 रोज़ चाहिए, तो हमें पहली 10 रोज़ देगा। अगर हम इसमें लिख देंगे 20 आर्गूमेंट, तो हमें पहली 20 रोज़ ला कर दे देगा। मतलब जितना आप चाहते हो उतना हेड आपको ला कर दे देगा रोज़। और एक टेल फंक्शन होता है, टेल फंक्शन लास्ट के 5 रोज़ देता है। बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट के 5 रोज़ देता है। अगर आप उसमें आर्गुमेंट दोगे कि हमें 10 रोज़ चाहिए, तो लास्ट के 10 रोज़ दे देगा। ये 2 फंक्शन यूज़ होते हैं, इन्होंने बताया भी होगा। ये देखो, हेड फंक्शन मेथड रिटर्न्स द हेडर्स एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज़ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। इन्होंने इंग्लिश में बता दिया, मैंने हिंदी में बताया। ये देखो टेल फंक्शन भी है, टेल फंक्शन भी विंग द लास्ट रोज़ ऑफ द डाटा फ्रेम। ठीक है, सेम है। ये हमारा होगा विंग डेटा। विंग डेटा में आपको अब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं। ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब फंक्शन नहीं बताया, और पता नहीं क्यों नहीं बताया। डिस्क्राइब फंक्शन बताना चाहिए इनको, इन्होंने नहीं दिया, पर हमने तो पढ़ लिया डिस्क्राइब फंक्शन क्या होता है। आपको एक बार शो भी कर देता हूँ, डी एफ डॉट डिस्क्राइब है। डिस्क्राइब फंक्शन को बुलाया तो उसने बता दिया कि कैलोरीज के काउंट क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, परसेंटाइल क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब डी एफ से हम इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेते हैं, हम इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये बता देगा कि हमारे पास 169 एंट्रीज हैं, 0 से लेके 168 तक। डाटा कॉलम्स हैं, टोटल 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। फिर ड्यूरेशन है, जो कॉलम्स हैं उनके नाम, ड्यूरेशन, पल्स, मैक्स पल्स, कैलोरीज। इनके इंटीजर डेटा टाइप भी बताए हुए हैं, इनकी एंट्रीज भी बताई हुई हैं कि 169 169 और कैलोरीज 164 दी हुई है। ये ऐसा क्यों? अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो पूरी वैल्यू दी हुई है, हर जगह दी हुई है, पर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे कहीं कहीं पे ना एन एन दिया होगा, मतलब नल वैल्यू दी हुई है कि ये वैल्यू खाली है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 1 2 ऐसे करके पाँच ऐसी एन एन वैल्यूज होगी, इसलिए 164 इन्होंने नॉट नल वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, अब इन्होंने डाटा टाइप बताया कि एक जो कॉलम है उसमें 160, मतलब ये देखो, एक कॉलम है फ्लोट टाइप का, बाकी 3 कॉलम इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का है और बाकी 3 इंटीजर टाइप के हैं। और ये इंडेक्सिंग है जो फर्स्ट वाला जो है। मैंने आपको ये नहीं बताया होगा ना कि अच्छा आप डाटा फ्रेम में भी आप इसको ना इंडेक्सिंग दे सकते हो, ठीक है। डाटा फ्रेम में भी आप इंडेक्सिंग दे सकते हो, इसके डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 ऐसे करके इंडेक्सिंग दे सकते हो। सिंटैक्स सेम ही है, वो डीएफ के आगे कॉमा ला के इंडेक्स इंडेक्स में उसकी वो दे दो, लिस्ट दे दो, तो हमारे पास ये इनकी जगह डे 162 ऐसे लिख के आ जाएगा। ठीक है, वेइंग ऑफ डाटा कर लिया हमने। अब हम चलते हैं आगे, क्लीनिंग डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये क्लीनिंग डेटा ही हमें सबसे ज़्यादा काम में आएगा। अब डेटा क्लीनिंग मीन्स फिक्सिंग बैड डेटा इन योर डेटा सेट्स, कि जो डेटा ख़राब है उनको फिक्स करना है, ये होता है डेटा क्लीनिंग। आपको शुरुआत में मैंने पहले बता दिया था। अब बैड डेटा कैसे होते हैं, एम्प्टी सेल्स डाटा इन रॉन्ग फॉर्मेट, रॉन्ग डेटा, डुप्लीकेट्स। शुरुआत में मैं आपको बताया था कि यही कि गलत डेटा होगा, खाली डेटा होगा, डुप्लीकेट्स होंगे या फॉर्मेट गलत होगा, ठीक है। तो ये सारे बैड डेटा में आ जाते हैं। अगर हमारा डेटा ये है, ठीक है, क्लीनिंग द एम्प्टी डाटास। अगर मैंने क्लीनिंग द एम्प्टी डाटास है ना, ये सबसे आसान काम है डाटा को एम्प्टी कर देना, क्लीन कर देना। वो कैसे, मतलब कि अगर हमारा कोई ऐसे रो है जिसमें मतलब खाली डेटा है, जिसको हमें मतलब बैड डेटा है उसमें, तो हम उस रो को डिलीट कर दें। क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बड़े डाटा होते हैं, मिलियंस ऑफ डेटा होते हैं, उसमें से अगर हमने 100-200 एम्प्टी सेल्स हैं वो डिलीट भी कर दिए तो हमारे डाटा को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मीन भी सेम आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम ही आएगा। कुछ मतलब माइक्रोस में या मिली माइक्रोस में, नैनोस में फ़र्क आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब ये डाटा को डिलीट करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं ड्रॉप एन ए। यहाँ पे इन्होंने बताया भी होगा ड्रॉप एन ए, ये देखो ड्रॉप एन ए फंक्शन यूज़ किया हुआ है। अब ये ड्रॉप एन ए फंक्शन क्या करता है, मैं यहीं से बता देता हूँ। रिमूव रोज, वन वे टू डील विद एम्प्टी सेल इज टू रिमूव द रोज दैट कंटेन एम्प्टी सेल्स। वही मैंने जो हिंदी में बताया मैंने इंग्लिश में बता दिया। दिस इज यूजली ओके सिंस डाटा सेट्स कैन बी वेरी बिग एंड रिमूविंग अ फ्यू रोज विल नॉट अफेक्ट अ बिग इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट। ठीक है, कि बहुत बड़े डाटा में से फ्यू रोज हमने अगर डिलीट भी कर दी तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा हमारे रिजल्ट पे। वही इन्होंने क्या किया जो पहले से बता दिया है, डाटा पांडास को इंपोर्ट किया है, डाटा फ्रेम क्रिएट किया है, ये हमने लोड ही कर लिया है। अब न्यू डाटा फ्रेम इज इक्वल में असाइन किया है डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप एन। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अब ये फंक्शन क्या करेगा ये समझना है आपको। जो ड्रॉप एन है ना, हमारे पास पहले जो डेटा है ना, हमारे पास पहले जो डाटा फ्रेम है उसमें देखना ये एन एन वैल्यूज़ है ना। अब जब मैं ड्रॉप एन ए फंक्शन बुलाऊंगा ना, तो ये सारी रोज डिलीट हो जाएंगी जिनमें खाली 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 दिया हुआ है, ये एन एन वाली वैल्यूज़ डिलीट हो जाएंगी। ये लिख लो आप। अब पहले देखो देखो आप दिखा देते, लिख लो कि कहाँ कहाँ पे मतलब एन एन दिया हुआ है। एक 17 रो पे दिया हुआ है, एक आगे भी दिया हुआ है, एक 27 पे दिया हुआ है, एक दिखे तो बताना, ठीक है। हाँ ये दो 91 पे दिया हुआ है। ऐसे 4-5 जगह पे एन एन वैल्यू दी हुई है। जब मैं ड्रॉप एन ए फंक्शन को बुलाऊंगा ना, तो देखना क्या होता है। पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ना, इनका तो हमने समझ लिया क्या है। डिस्क्राइब डिलीट कर दिया, कैलिस डिलीट कर दिया। अब मैं ड्रॉप एनी फंक्शन को बुलाता हूँ, न्यू डेटा फ्रेम। मेरी बैटरी लो हो गया है यार लैपटॉप की, कोई नहीं, अब थोड़ा सा पढ़ के ही जाते हैं। अब न्यू डाटा फ्रेम है, न्यू डाटा फ्रेम में हमने इंसर्ट कर दिया डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए फंक्शन। अब मैं न्यू डाटा फ्रेम को कॉल करूँगा। अब देखना, जिन्होंने पहले गलतियों से सीख लिया है वो ये गलती नहीं करेंगे। अब न्यू डाटा फ्रेम क्या है, अच्छा न्यू डाटा फ्रेम में देखना, अब ये पहले 5 वैल्यूज़ हैं। जिन्होंने पहले गलती की हुई है कि ये सीधा इसको बुला लिया, उनको पूरे तो मिलेंगे नहीं, पूरे मतलब रोज़ नहीं मिलेंगे। हमें टू स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल किया। देखो जिन्होंने पहले ये गलती करी है ये तो दोहराएंगे नहीं। हमें ये प्रिंट फंक्शन में करना है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि हमने प्रिंट फंक्शन से नहीं किया था तो हमें ऐसे कुछ मतलब ख़राब वे में डाटा मिला था, सुंदर वे में मिला था। देखो प्रिंट में फंक्शन बुलाया तो हमें सुंदर वे में डाटा मिल गया। अब आपने वो जिन्होंने जिन्होंने रोज़ को मतलब काउंट किया था, लिखा था कि एक तो 17 नंबर पे था जिसमें एन एन वैल्यू आ रही थी। देखो 16 17 डिलीट हो गया, सीधा 18 आ रहा है। फिर उसके बाद 27 नंबर पे था, 27 नंबर देखो 26 से सीधा 28 आ रहा है, वो सारे डिलीट हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे सीखने वाली, कि यहाँ पे डी एफ डॉट ड्रॉप एन है ना, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग जो सॉरी एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। हमारा एक न्यू डाटा फ्रेम क्रिएट करेगा
और उसमें चेंजेस करेगा। ये न्यू डाटा फ्रेम है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारा ओल्ड डाटा फ्रेम है उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। देखो अब इसको फिर से रन करूँगा, शिफ्ट प्लस एंटर, एंड नाउ सी दिस इसमें 17 नंबर वाली रो है, पर हमारे न्यू डाटा फ्रेम में नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे जो पुराने वाला डेटा है उसमें भी चेंजेस आए, तो हमें एक इन प्लेस कीवर्ड होता है, कीवर्ड नहीं कहूँगा, आर्गुमेंट होता है, उसमें हमें ट्रू वैल्यू देनी पड़ेगी। और वो यूज़ करके हम जो हमारा जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है उसमें चेंजेस कर देंगे। उसमें चेंजेस वो हो जाएंगे ड्रॉप आने वाले, कि वो डिलीट हो जाएंगे सारी रोज। हमें इम्प्लॉयज़ को ट्रू करना पड़ेगा, बस यही है। अभी देखो, अब इन प्लेस ट्रू कहाँ पे करना है, ये ड्रॉप एने में करना है, ठीक है। इन प्लेस लिखा, इसमें ट्रू वैल्यू डाल दी। अब मैं इसका शिफ्ट प्लस एंटर नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है उसमें मेरे चेंजेस हो जाएंगे, और मैं फिर आगे क्लीनिंग आपको समझा नहीं पाऊँगा, है ना, क्योंकि फिर मुझे फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। इतना बड़ा झंझट नहीं करूँगा मैं अभी। अभी अगर इसको अभी आप मतलब रन कर दोगे तो ये चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। मेरे पे भरोसा रखो, हो जाएंगी, ठीक है। मेरे पे नहीं है तो जिन्होंने पाइथन बनाई है, जिन्होंने पांडास ट्यूटोरियल लिखा है, वो तो यही कहते हैं, तो उन पे भरोसा कर लो। ये डिलीट हो जाएंगी, बस मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब हमने क्या ड्रॉप एने कर लिया। फिर आगे देखते हैं क्या। जब हमने ड्रॉप एने फंक्शन कर लिया, अब ड्रॉप एने फंक्शन के बाद आएगा रिप्लेस एम्प्टी वैल्यूज़। अब हमारी जो एम्प्टी वैल्यूज़ है, अब हम उसको डिलीट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम उन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें, ताकि हमें पूरी की पूरी रो डिलीट ना करनी पड़े। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, वो है fill any फंक्शन। और fill any फंक्शन करेगा क्या, इसको इलेबोरेट करते हैं। अनदर वे ऑफ डीलिंग विद एम्प्टी सेल्स इज टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू इंस्टेड, कि हम डिलीट नहीं करेंगे वैल्यू को, हम एक नई वैल्यू इंसर्ट कर देंगे उस एम्प्टी वैल्यू की जगह। दिस वे यू डू नॉट हैव टू डिलीट द एंटायर रोज जस्ट बिकॉज ऑफ सम एम्प्टी सेल्स। या द fill any मेथड allows us to replace empty cells with a value। अब वो उसको कैसे करना है वैल्यू से रिप्लेस, वो उन्होंने यहाँ पे बताया कि हमने इंपोर्ट की पांडास डाटा फ्रेम बनाया, और हमने कहा कि जो जहाँ जहाँ पे खाली वैल्यूज़ है वहाँ पे 130 वैल्यू डाल दो। नहीं समझ आया? चलो अभी करके बता देते हैं। हमने पांडास को ऑलरेडी देखो, हमने पांडास को ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, हमने डाटा फ्रेम ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमने उस डाटा फ्रेम को ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है। अब मैं एक न्यू डाटा फ्रेम क्रिएट करूँगा और उसमें असाइन करूँगा कि डी एफ fill any फंक्शन को बुलाओ, और जो जो वैल्यूज़ खाली हैं उनको 130 से रिप्लेस कर दो। और मैं न्यू डाटा फ्रेम को प्रिंट कर दूँगा। अब देखते हैं, अब फिर से वही गलती, अब मैंने खुद वो गलती कर दिया। पहले प्रिंट करूँगा न्यू डाटा फ्रेम को डॉट टू स्ट्रिंग लगा के। देखो एक तो 17 नंबर पे थी, देखो जहाँ पे हमारी खाली वैल्यू थी वहाँ पे 130 आ गया। एक मेरे ख्याल से 27 के आसपास में थी। चलो ऊपर से देख लेते हैं कहाँ पे थी। देखो एन एन वैल्यू 118 थी, यहाँ पे भी 130 हो गया होगा। यहाँ पे 27 था, यहाँ पे 130 हो गया है। यहाँ पे 17 था, वहाँ पे 130 हो गया। पर ये सारी चेंजेस न्यू डाटा फ्रेम में हुआ है। जो ओल्ड डाटा फ्रेम था उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि हमने इन प्लेस को ट्रू नहीं किया। जब हम यहाँ पे इन प्लेस को ट्रू कर देंगे तो हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम में चेंजेस हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ओरिजिनल डाटा फ्रेम पे क्योंकि काम करना है। मैं जैसा है उसको वैसा ही रहने दूंगा, इसलिए मैं इन प्लेस को ट्रू नहीं कर रहा। तो हमारा ये fill any फंक्शन भी हो गया। अब fill any फंक्शन के बाद ये एम्प्टी सेल्स के बाद हमारे पास आता है क्लीनिंग द रॉन्ग डेटा। अब रॉन्ग डेटा को कैसे क्लीन करना है, वो मैंने आपको कहा था रॉन्ग डेटा को डिलीट को पहचानना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें क्या पता जो डेटा वो रॉन्ग है या सही है ना। पर कुछ कॉमन सेंस होती है, कुछ बेसिक एल्गोरिथम होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये डाटा रॉन्ग है कि नहीं है। चलो पहले ये देखते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। डाटा ऑफ रॉन्ग फॉर्मेट, cells with the data of wrong format can make it difficult or even impossible to analyze it। ओके, कि अगर हमारा डेटा ही रॉन्ग फॉर्मेट का हुआ तो हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। टू फिक्स इट यू हैव टू ऑप्शंस, रिमूव द रोज और कन्वर्ट ऑल द सेल्स इन द कॉलम इनटू सेम फॉर्मेट। या तो हम उस रो को ड्रॉ भी कर दें, ड्रॉप एनी फंक्शन लगा के हम उस उन रोज को ड्रॉ भी कर दें, जो कि हमें जो जहाँ पे रॉन्ग फॉर्मेट है, या तो हम उस सारे के सारे कॉलम को एक ही फॉर्मेट में डाल दें। टू कन्वर्ट इनटू करेक्ट फॉर्मेट in our data frame, we have two cells with wrong format. Check out 23 and 26 at the date column should be a string that represent a date। हम सब 22 और 26 वाला रो देखनी है अपने को। 22 और 26 में हाईलाइट करके रखिएगा, वेरी गुड। ना यहाँ पे उन्होंने एक तो खाली छोड़ दिया और एक रॉन्ग फॉर्मेट में है। तो
इसको सही फॉर्मेट में कैसे करना है। लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट ऑल द सेल्स इनटू डेटा अ डेट कॉलम इनटू डेट्स। पांडास हैज टू डेट टाइम मेथड फॉर दिस। अब एक तो हमारे पास इनबिल्ट मेथड है, ठीक है, हम इनबिल्ट मेथड है टू डेट टाइम से, तो हम टू डेट टाइम फंक्शन यूज़ करके हम इस सारे कॉलम को एक ही फॉर्मेट में रखते हैं। ठीक है, इन्होंने कैसे किया है, पांडास में कोड किया है, डाटा फ्रेम क्रिएट किया है, फिर डाटा फ्रेम डेट में, डेट वाले कॉलम में, मतलब डेट वाला जो कॉलम है, ये डी एफ इंडेक्स डेट वाला क्या करेगा, ये डेट वाला ये वाला कॉलम है ना, इसको पूरे कॉलम को एक्सेस करेगा, सिर्फ कॉलम को एक्सेस करेगा, ठीक है, डेट वाले, और उसमें असाइन कर देगा कि टू डेट टाइम है, कि ये सारा का सारा जो कॉलम है उसको एक ही फॉर्मेट में कर दो। वो कैसे करेगा, टू डेट टाइम फंक्शन से। तो उन्होंने ये प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। इंपोर्ट pandas एज पी डी डॉट रीड सी एस वी, इन्होंने वही जो चीज़ें सारी की हुई हैं। और देखो यहाँ पे हमारे कहाँ पे थी, एक 26 थी, देखो 26 थी, डेट सही फॉर्मेट में हो गई है, ठीक है, 26 थी ना, हाँ 26 थी, और यहाँ पे देखो 26 सही फॉर्मेट में हो गया, फॉर्मेट से। पर जो नोट जो 22 वाला था वो चीज़ नहीं हुआ, क्योंकि जो एम है उसको कैसे फॉर्मेट उसका सही कैसे करें, क्योंकि उसमें वैल्यू ही नहीं है कोई, तो फॉर्मेट को सही कैसे करेगा वो, तो इसलिए वो कुछ उसमें चेंजेस नहीं हुए। ये तो हमारा होगा क्लीनिंग रॉन्ग फॉर्मेट। अब क्लीनिंग रॉन्ग डेटा कैसे करें। अब रॉन्ग डेटा डज नॉट हैव टू बी एम्प्टी सेल्स, क्योंकि रॉन्ग डेटा हमेशा एम्प्टी सेल्स नहीं होता, उसमें क्या पता हमारे पास डेटा रखा हो और वो रॉन्ग हो, गलत हो। अब क्योंकि हमें 130 चाहिए था, उसकी जगह 120 आ गया, तो रॉन्ग डेटा हमें कैसे बचाएगा, वो गलत है या सही है। इट विल जस्ट बी रॉन्ग, लाइक इफ समवन रजिस्टर्ड 199 इंस्टेड ऑफ 1.99। ठीक है, अपन इस केस है ना, जो इन्होंने ये वाला केस बताया कि हमें रजिस्टर करना था 199 और हमने रजिस्टर कर दिया 1.99, ऐसी जो रॉन्ग डेटा है ना, इनको पहचाना जा सकता है कैसे। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पहचानोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे जो है 110 117, ये सारे के सारे 90 से लेके 120 के बीच के नंबर्स हैं। अब आप इस सारे को देखोगे और देखोगे कि यहाँ पे कोई एक वैल्यू है जो 1.99 है, जो कि 1.99 है, इतनी छोटी वैल्यू इन सब बड़ी वैल्यूज में सिर्फ एक ही है, तो आपको थोड़ा सा तो शक होगा कि हाँ ये गलत वैल्यू है। तो ऐसे कॉमन सेंस से हम रॉन्ग डेटा कभी कभी पहचान सकते हैं, पर हमेशा नहीं होता। हमेशा एक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम रॉन्ग डेटा को पहचान लें। समटाइम्स यू कैन स्पॉट रॉन्ग डेटा बाय लुकिंग एट द सेट्स बिकॉज यू हैव एक्सपेक्टेशन व्हाट इट शुड बी। जो मैंने कहा बस वही बता रहे हैं। इफ यू टेक अ लुक एट अ डेटा सेट यू कैन सी दैट रो 7 द ड्यूरेशन इज 450, द ड्यूरेशन इज 450, यहाँ पर ड्यूरेशन 450 है। अब 450 मिनट का वर्कआउट कौन करेगा भाई, हमसे तो 1 घंटे का नहीं होता। तो 450 मिनट का वर्कआउट किया तो आपको शक हो जाएगा कि हाँ ये क्या, ये गलत डेटा है, ये सही डेटा है, थोड़ा सा शक होगा। बस ऐसे ही आप पहचान सकते हो। It doesn't have to be wrong, but it taking in consideration that this is data of someone's workout session, we conclude that with the fact that this person did not work out in 450 minutes। तो बस वही वही कह रहे हैं ये भी कि 450 मिनट का वर्कआउट कौन करेगा, तो ये डेटा रॉन्ग है, ये वाला जो डेटा है ये वाला रॉन्ग है। अब इसको सही कैसे करना है। Now how can we fix wrong values like 1 for duration in row 7। अब जो रो 7 है उसकी ड्यूरेशन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं ना, रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसिंग वैल्यू सब इन्होंने मेथड्स बताए हुए हैं कि कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। वन वे टू फिक्स द रॉन्ग वैल्यू इज टू रिप्लेस देम विद समथिंग एल्स। ऑब्वियसली किसी और से रिप्लेस करोगे तभी सही वैल्यू आएगी हमारी। इन आर एग्जांपल इट मोस्ट लाइकली अ टाइपो एंड द वैल्यू शुड बी 45 इंस्टेड ऑफ 450 एंड वी कुड जस्ट इंसर्ट 45 इन रो 7। ठीक है, अब ये तरीका हमेशा काम नहीं आता क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बड़े डाटा सेट्स होंगे, तो हम हमेशा नहीं कर सकते कि एक एक रो पे जाके उसको सही करें, जैसे इन्होंने किया है कि सेट ड्यूरेशन 45 इन रो 7 कैसे करेंगे। अब ये चीज़ है, इन्होंने क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन मानो कि सेट ड्यूरेशन इज ड्यूरेशन में 45 असाइन कर दो इन रो 7, कैसे करोगे। सबसे पहले तो रो को एक्सेस कैसे करते हैं। हम रो को एक्सेस करते हैं एलओसी फंक्शन से, एलओसी फंक्शन से करते हैं। इन्होंने एलओसी फंक्शन से किया और एलओसी फंक्शन में हमने कहा कि जो 7वीं रो है ड्यूरेशन की उसमें 45 डाल दो बस। अब हम देखेंगे इसको चला के, और देखो कौन सी थी, 7th रो थी आई थिंक, ये देखो मैंने 45 कर दिया। एक तो ये मेथड हो गया कि एक एक रो पे जाके उसको चेंज करते रहो, पर ये रेकमेंड नहीं करूँगा मैं कि एक एक रो पे जाके करो। आप क्या कर सकते थे, आप क्या कर सकते थे कि इस पूरी रो को इटरेट करते, इस पूरी रो को इटरेट करते और देखते कि अगर कोई भी वर्कआउट 60 मिनट से ऊपर है तो उसको 60 कर दो, है ना। या तो एक डिफरेंट अप्रोच कर सकते थे कि अगर आपका वर्कआउट जो है 3 डिजिट का है,
उसको मॉडुलस लगा के 2 डिजिट का कर दो, है ना? 10 से मॉडुलस कर दो, मतलब 45 450 को 10 से डिवाइड कर दो, 45 बचेगा। तो एक जियो अप्रोच लगा सकते हो, पर मैं रेकमेंड करूँगा 60 वाली लगाओ, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट देगा हमें आंसर हमेशा, है ना? थोड़ा एफिशिएंट काम होगा वो। देखो इन्होंने कैसे किया लूप, इन्होंने भी ऐसे कहा कि फोर स्मॉल डेटा सेट्स यू माइट बी एबल टू रिप्लेस द रॉन्ग डेटा वन बाय वन बट नॉट फॉर द बिग डेटा सेट्स, कि अगर बड़े डेटा सेट्स आ गए तो एक एक रो पे जाके थोड़ा ना चेंज करोगे तुम लोग। तो हम क्या करेंगे, टू रिप्लेस द रॉन्ग डेटा फॉर लॉन्गर डेटा सेट्स यू कैन क्रिएट सम रूल्स, एग्जांपल सम बाउंड्रीज फॉर लीगल वैल्यूज एंड रिप्लेस एनी वैल्यूज दैट इज आउटसाइड द ड्यूरेशन। इन्होंने भी सेम ही चीज़ किया। देखो इन्होंने कहा कि कोई भी जो ड्यूरेशन है अगर 120 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो उसको 120 मिनट असाइन कर दो। और कैसे किया हमने, फॉर लूप से इटरेट किया उस इंडेक्स को, इंडेक्स है 0 1 2 3 4 है, इनको इटरेट किया है और कहा है कि इफ़ डी एफ लॉग एक्स, अगर फर्स्ट इंडेक्स का ड्यूरेशन 120 से ज़्यादा है तो इसको 120 में करो। फिर 0 का देखेगा, 1 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। जब 7 का देखेगा तो देखेगा कि जो ये चीज़ है ये रिटर्न करेगा आपको 450, और 450 इज़ ग्रेटर देन 120। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाली इस ब्लॉक पे आ जाएगा और हम क्या करेंगे कि उस 7th रो में 120 असाइन कर दिया। अब आप कह रहे हो कि मैं कोडिंग करके क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मेरे पास ना ये डेटा डाउनलोडेड नहीं है, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये यहीं से बता रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप से कि आपको ये समझ आ जाए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेल यू अबाउट द कंसेप्ट। सो नेक्स्ट इज रिमूविंग डुप्लीकेट्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो डुप्लीकेट्स बहुत हो जाते हैं, बल्कि हमारे पास रोज है ना डुप्लीकेट्स, यही नहीं कि यहाँ पे ड्यूरेशन 60 मिनट की है तो ये भी ड्यूरेशन 60 मिनट की है, ये डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट मतलब कि पूरी की पूरी रो ही डुप्लीकेट है, कि पूरी की पूरी जो ये रो है वो 2 बार आ गई है, 3 बार आ गई है। ऐसे बड़े बड़े डाटा सेट्स में ऐसे ही बहुत बार होता है कि एक ही रो 10 बार आ जाती है, 20 बार आती है, कई बार 100 बार आ जाएगी, है ना? तो उसके लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन आया पांडस में। देखो कितना एफिशिएंट मॉड्यूल है ये। उन्होंने पहले से बना के रखा कि अगर कोई डुप्लीकेट आ जाए तो उसको हम कैसे हटाएं। इन्होंने क्या, चलो इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा, डिस्कवरिंग डुप्लीकेट्स, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। डिस्कवरिंग डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट रोज आर रोज दैट हैव बीन रजिस्टर्ड मोर देन वन टाइम। या ऑफ कोर्स डुप्लीकेट तो वही होगा, ऑब्वियस सी बात है। बाय टेकिंग लुक एट आवर टेस्ट डेटा सेट वी कैन अज्यूम दैट रो 11 एंड 12 आर डुप्लीकेट्स। इन्होंने हाईलाइट करके भी बताया हुआ है कि 11 और 12 वाला जो रो है वो डुप्लीकेट है एक दूसरे का। टू डिस्कवर डुप्लीकेट्स वी कैन यूज द डुप्लीकेटेड मेथड। टू डिस्कवर डुप्लीकेट्स वी कैन यूज द डुप्लीकेटेड मेथड। हटाने के लिए डुप्लीकेटेड मेथड यूज नहीं करना, ठीक है? ये ध्यान रखना। इसको मतलब देखने के लिए कि कौन कौन सा डुप्लीकेट है, इसके लिए डुप्लीकेटेड मेथड यूज करना है। द डुप्लीकेटेड मेथड रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू फॉर ईच रो। बूलियन वैल्यू मतलब कि वो दे देगा, ट्रू दे देगा और फॉल्स दे देगा, कि अगर ये वैल्यू डुप्लीकेट है किसी और की तो वो ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। रिटर्न्स ट्रू फॉर एवरी रो इज अ डुप्लीकेट अदरवाइज फॉल्स। चलो ये देखते हैं क्या करते हैं फंक्शन। इन्होंने क्या किया, डुप्लीकेटेड फंक्शन लगा दिया और सबका देख दिया। और यहाँ पे देखो ये ट्रू है, मतलब ये किसी और रो का डुप्लीकेट है। और कहीं पे ट्रू नहीं, सिर्फ एक यही है, ये किसी और का डुप्लीकेट है। और हाँ है डुप्लीकेट, ये 11 का डुप्लीकेट है, क्योंकि हमारे पास तेरा डेटा है और डेटा में क्लियरली 11 12 एक दूसरे के डुप्लीकेट है। तो इसको रिमूव कैसे करना, उसके लिए अलग फंक्शन है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ठीक है? रिमूविंग डुप्लीकेट्स, टू रिमूव डुप्लीकेट्स वी यूज ड्रॉप डुप्लीकेट्स फंक्शन या मेथड। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग फंक्शन ऑल द टाइम बट इन क्लास वी से इट इज मेथड, सॉरी। सो रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स, df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स इन प्लेस टू। अब इन प्लेस टू कर दिया है, इसका मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल डेटाबेस है, डेटाबेस कह रहा हूँ, डेटा फ्रेम है, उसमें चेंजेस हो जाएंगे। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कर ही नहीं रहा, इसमें इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर द इन प्लेस ट्रू विल मेक द दैट मेथड डज नॉट रिटर्न अ न्यू डाटा फ्रेम। देखो वही चीज़ वो कर रहा है कि ये मेथड नया डाटा फ्रेम नहीं करेगा, बट विल रिमूव ऑल द डुप्लीकेट फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा फ्रेम। जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है वहाँ पे चेंजेस करेगा, मतलब वहाँ पे सारे के जो डुप्लीकेट रोज हैं वो डिलीट कर देगा, ठीक है? चलो ये हो गया हमारा। अब हम अपने से रिकॉर्डिंग करके भी देखेंगे, ठीक है? अब कोरिलेशन आ गया क्योंकि इसका डेटा मेरे पास है तो इसमें मैं कोडिंग कर सकता हूँ। अब कोरिलेशंस है क्या, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था आपको कि कोरिलेशंस है ना, याद है जब मैं कह रहा था व्हाट पांडास डू, है ना? तो उस टाइम पे कोरिलेशंस एक वर्ड आया था, आपको मैंने कहा था कि आगे बताऊंगा क्या है। चलो वो टाइम आ गया, अब कोरिलेशंस बताते हैं क्या है। फाइंडिंग रिलेशनशिप्स, अ ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ पांडास मॉड्यूल इज द कोरिलेशन मेथड, ठीक है? कि कोरिलेशन वो पांडास वाले खुद कह रहे हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं मेथड है कोरिलेशन, जो कि बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन ईच कॉलम इन योर डाटा सेट्स। नहीं समझ आया? चलो करके देखेंगे फिर समझ आएगा, करके देखते हैं। चलो खुद से कोडिंग करते हैं, पहले तो इनको डिलीट कर दो, अब इनका कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। क्या है कोरिलेशन मेथड। अब मैं कह रहा हूँ कि डी एफ डॉट डी एफ भाई
आपके पास एक मेथड है कोरिलेशन, उसको ज़रा बुलाओ। अब हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। ये वैल्यूज़ क्या बता रही हैं, अब ये बताते हैं। ड्यूरेशन और ड्यूरेशन में वैल्यू 1 आ रही है, पल्स और पल्स में वैल्यू 1 आ रही है, मैक्स पल्स में वैल्यू 1 आ रही है, और कैलोरीज में वैल्यू 1 आ रही है। पहली बात तो आपको ये नोट करनी चाहिए। फिर आप देखोगे कि कईयों में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कईयों में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। दूसरी बात को भी ये देखनी है। और तीसरी बात ये देखनी है, कईयों में वैल्यू बहुत कम आ रही है, कईयों में वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। अब इन सब चीज़ें अभी मैंने बोली है ना, इनका एक मतलब है, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है कि जो ड्यूरेशन जितना इंक्रीज होगा, ड्यूरेशन दूसरा वाला ड्यूरेशन उतना इंक्रीज होगा। तो ये तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। 1 क्यों आएगी? क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर, जो ये नंबर होंगे ना, ये 0 और 1, सॉरी -1 और 1 के बीच में होंगे, और जितना नंबर 1 के पास होगा, मतलब उन दोनों कॉलम्स में उतनी ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप होगी। मतलब कि जितना वो वाला कॉलम की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके जो सामने कॉलम है। मतलब कि ड्यूरेशन और कैलोरीज में देखो कितना अच्छा, ड्यूरेशन और कैलोरीज में देखो कितना अच्छा रिलेशन है, 0.922 का, ये बहुत अच्छा रिलेशन है। मतलब कि जितना ड्यूरेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी, कैलोरीज की वैल्यू भी उतनी ही इंक्रीज होगी, और ड्यूरेशन की वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी, कैलोरीज की वैल्यू भी उसके साथ डिक्रीज होगी। वेयर एज आप देखोगे ड्यूरेशन और मैक्स पल्स में ये एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। ड्यूरेशन की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो, हम नहीं कह सकते कि मैक्स पल्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। अब मैं एक एक करके सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो ड्यूरेशन और पल्स की वैल्यू माइनस में है। अब आप कह रहे हो कि आपने ये वैल्यू ज़्यादा जो करती, अब माइनस वैल्यू क्या बता रहा है कि अगर माइनस वैल्यू है तो वो इन्वर्स रिलेशन बताएगा कि अगर ड्यूरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पल्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे 0.155 है, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, पल्स की वैल्यू क्या कुछ नहीं, हमें कुछ अता पता नहीं कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यही था, ये कोरिलेशन बता रहा है। देखो यही तो, इसलिए वो कह रहे थे कि कोरिलेशन एक बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि ये एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, और ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि हमें पता चल रहा है कि कहता है कोई चीज़ अपने की डाटा ड्यूरेशन इंक्रीज हो रही है तो कैलोरीज इंक्रीज होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा है। तो इन्होंने भी यही चीज़ें बताई हैं यहाँ पे। एक बार थ्योरी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स समझोगे तो वे बेटर है, कहता है आप अगर जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसमें समझोगे तो, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज आपके दिमाग में छप जाएगी। वेरएज़ वो वाली थोड़ी कहानी टाइप हो जाती है, उसमें कई एस्पेक्ट्स हैं जो छूट जाते हैं, जहाँ बंदे को क्लिक नहीं होते। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको वो जो चीज़ें आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द कोरिलेशन मेथड इन इज अ टेबल विद अ लॉट ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट हाउ वेल द रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉलम्स आर। मतलब कि दो कॉलम्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बता दिया। लॉट ऑफ द नंबर वेरीज फ्रॉम -1 to 1, ये बता दिया मैंने आपको। 1 मीन्स दैट देयर इज अ 1-to-1 relationship, a perfect correlation, and for this data set each time a value went up in the first column the other one went up as well, ठीक है। वही कि वो कहते हैं अगर एक कॉलम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू कॉलम की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर अच्छा रिलेशनशिप है दो कॉलम्स में। अगर 0.9 है इज ऑल्सो अ गुड रिलेशनशिप, एंड इफ यू इंक्रीज वन वैल्यू द अदर विल प्रोबेबली इंक्रीज एज वेल, ठीक है। -9 भी एक अच्छा रिलेशनशिप है, बट इनमें डिफरेंस -0.9 और +0.9 में ये फ़र्क है कि अगर कहते हैं माइनस वाले में एक कॉलम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जिसके साथ इसकी रिलेशनशिप है -0.9 की, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, वेरएज 0.9 में इंक्रीज हो गई, ठीक है। Point 2 means not a good relationship, meaning that if value goes up does not mean that the other will, कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है जिनमें 0.2 का रिलेशनशिप है दो कॉलम्स में, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि दूसरी वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। व्हाट इज अ गुड कोरिलेशन? अब हम एक वर्ड यूज कर रहे थे गुड कोरिलेशन, उसका मतलब क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द यूज, बट आई थिंक इट इज सेफ टू से दैट यू हैव एटलीस्ट 0.6 टू कॉल अ गुड रिलेशन। अगर आपकी कहते हैं कोरिलेशन की वैल्यू 0.6 है या -0.6 है, तो वो एक गुड कोरिलेशन में गिना जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये, मुझे पता चला। परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन है कि अगर दोनों कॉलम्स के बीच में कोरिलेशन की वैल्यू 1 हो। गुड कोरिलेशन 0.9 के आसपास हो, और बैड कोरिलेशन अगर 0.2 के आसपास हो, ठीक है। अब कोरिलेशन हो गया। अब हम आते हैं अपनी लास्ट चीज़ पे, वो है पांडास फ्लोटिंग। अब हमने कोरिलेशंस देख लिए। कोरिलेशन में से क्या देखा कि क्या एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब वैल्यूज़, अब ये बताओ आपको वैल्यूज़ देख के ज़्यादा मतलब समझ आ रहा है, या अगर आप एक ग्राफ देखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा? मेरे ख्याल से अगर आप ग्राफ देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है ना। तो पांडास हमें ये भी एक प्लस पॉइंट देता है कि हम उसको प्लॉट, उसमें ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हैं। अब इसमें हम अंडरनीथ मैटप्लॉट लाइब्रेरी का भी यूज़ करेंगे। ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत यूज़ होगा, जो कि आपको समझ आ जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होगी।
अब इनकी थ्योरी पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा है, प्लॉटिंग। पांडास यूजिंग प्लॉट मेथड टू क्रिएट अ डायग्राम। सर ये प्लॉट मेथड है ना, ये मेट्रो लाइब्रेरी का फंक्शन है, इसलिए हमें मेट्रो लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। वी कैन यूज़ पाइप्लॉट अ सब मॉड्यूल ऑफ द मेट्रो लाइब्रेरी टू यूज़ टू विजुअलाइज द डायग्राम ऑन द स्क्रीन। ओके, रीड मोर अबाउट मेट्रो, ये तो छोड़ो। मेट्रो लाइब्रेरी की तो मैं एक वीडियो निकालूंगा, उसमें मेट्रो लाइब्रेरी का अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहुत आसान मॉड्यूल है, इसकी टेंशन ना लो। इंपोर्ट पांडास पीडी मेट्रो लाइब्रेरी दिस। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, प्लॉट बनाएंगे। चलो प्लॉट बनाते हैं। अब इन चीज़ों को डिलीट कर दूँ मैं, चलो इसको रहने देता हूँ, कोरिलेशंस वाली को डिलीट कर देता हूँ। नहीं, कोरिलेशंस वाली को रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे समझाने में। तो हमने क्या किया है, हमने इंपोर्ट कर दिया पांडास और डाटा फ्रेम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, डाटा फ्रेम को कहेंगे प्लॉट कर, सॉरी यहाँ पे मैंने मेट्रो लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट मैट प्लॉट लाइब्रेरी एज PLT। मेट्रो लाइब्रेरी के लिए हम PLT एलियास यूज़ करते हैं, क्योंकि सब यूज़ करते हैं तो हम भी यूज़ करेंगे। ये कोई ये कोरिलेशंस आ गया, और अब हम कहते हैं प्लॉट फंक्शन को बुलाते हैं और हम करेंगे, देखो अब ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि जो ब्लू लाइन है वो पल्स ड्यूरेशन बता रही है, जो ये वाला कलर है वो पल्स बता रहा है, ये वाला कलर जो है मैक्स पल्स बता रहा है, और ये वाला कलर है वो कैलोरीज बता रहा है। मैं थोड़ा कलर ब्लाइंड हूँ तो मुझे एक दो कलर्स का डिफरेंस नहीं पता चला, मैक्स पल्स और कैलोरीज में क्या डिफरेंस है दोनों कलर्स में। बट जिनको नहीं है वो समझ लो खुद ही। तो हमारे पास आ गई प्रोटीन। प्लॉटिंग में मतलब ये तो मतलब ये बहुत कम यूज़ करते हैं ये वाला मेथड प्लॉट करने के लिए। हम ज़्यादा यूज़ करते हैं हिस्टोग्राम एंड स्कैटर प्लॉट। और स्कैटर प्लॉट क्या है, ठीक है, स्पेसिफाई दैट यू वांट अ स्कैटर प्लॉट विद द काइंड आर्गुमेंट। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ लो, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे ना तो एक कॉन्शियस माइंड में रह जाता है कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी है, तो बंदा डरता नहीं है ना। तो इसलिए पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। स्पेसिफाई दैट यू वांट अ स्कैटर प्लॉट विद काइंड आर्गुमेंट, मतलब कि हम काइंड आर्गुमेंट होगा उसको हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें स्कैटर टाइप का प्लॉट चाहिए। अगर हमें हिस्टोग्राम का टाइप का प्लॉट चाहिए तो हम उसमें स्पेसिफाई करेंगे कि हमें हिस्ट, इसमें इन्होंने बताया है हिस्टोग्राम का ना। तो अगर हमें हिस्टोग्राम का टाइप का प्लॉट चाहिए तो हम यहाँ पे HIST हिस्ट मतलब डाल देंगे। इन्होंने नहीं बताया, मैं आपको बताऊंगा, नहीं इन्होंने बताया सॉरी, यहाँ पे देखो काइंड में हिस्ट डाल देंगे। अगर हमें हिस्टोग्राम का टाइप का चाहिए, अगर आपको किसी और टाइप का प्लॉट चाहिए तो आप उसका नाम डाल देना, पाई चार्ट है तो पाई चार्ट का नाम डाल देना। तो हम पहले स्कैटर प्लॉट पे चलते हैं। तो स्कैटर प्लॉट नीड्स एक्स एंड वाई एक्सिस। उस एक स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए आपको एक्स और वाई एक्सिस दोनों प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कहते हैं अपने जो प्लॉट को है। इन द एग्जाम्पल बिलो वी विल यूज ड्यूरेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड कैलोरीज फॉर वाई एक्सिस। इन्होंने दो कॉलम्स के बीच में ग्राफ बनाया ड्यूरेशन और कैलोरीज में, और एक्स एक्सिस में ड्यूरेशन ले लिया और वाई एक्सिस में कैलोरीज ले लिया। इंक्लूड द एक्स एंड वाई आर्गुमेंट्स लाइक दिस, एक्स में ड्यूरेशन डाल दो और वाई में कैलोरीज डाल दो। अब इन सब का मतलब इकट्ठा करके ये इतू सा एक कोड बनता है, और इससे हमें ये ग्राफ मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, ये अभी सॉरी अभी हम प्लॉट करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये प्लॉट बहुत कम यूज़ करते हैं। तो हमने डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है, और मैं क्या करूँगा, डाटा फ्रेम, तो अब हम ये प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, खुद लिखेंगे df प्लॉट फंक्शन को बुलाया, df को कहा कि भैया प्लॉट फंक्शन को बुलाओ, और उसमें हमें सबसे पहले काइंड आर्गुमेंट में स्पेसिफाई करना था कि हमें किस टाइप का प्लॉट चाहिए या ग्राफ चाहिए। तो हम स्कैटर करें तो स्कैटर टाइप का बता देंगे, और उसमें एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस में उन्होंने ड्यूरेशन दिया है, तो हम भी यहाँ से एक ड्यूरेशन, देखो अच्छी अच्छा अच्छा रिलेशनशिप किन किन में है, एक मैक्स पल्स और पल्स में, और ड्यूरेशन कैलोरीज में। तो ड्यूरेशन और कैलोरीज में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज़ बतानी है, वो ड्यूरेशन और कैलोरीज में अच्छे से समझ आ जाएगी। वो ड्यूरेशन दे दिया एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को दे दिया कैलोरीज, तो या कैलोरीज, ये तो अब क्या चीज़ दिखानी थी, अब कैलोरीज और ड्यूरेशन में 0.922 का कोरिलेशन है, मतलब कि जैसे जैसे ड्यूरेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी कैलोरीज की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और वो ग्राफ भी आपको सेम चीज़ बता रहा है कि जैसे जैसे ही देखो ड्यूरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कैलोरीज की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर यही प्लॉट में ड्यूरेशन और
कोई खराब रिलेशन देखो कौन सा करे, पल्स करेगा, तो ड्यूरेशन और पल्स में बनाई देखना। तो सेम चीज़ नहीं बताया, सॉरी पल्स, इसमें मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, पल्स। देखो अब एक यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं मिल रहा। अब देखो कहीं पे कहते हैं ड्यूरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पल्स की वैल्यू डिक्रीज भी हो रही है, कहीं पे कहते हैं वही उसी पॉइंट पे तो कुछ मतलब रैंडमली आए, हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लॉट ग्राफ, स्कैटोग्राफ। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें हिस्ट चाहिए तो हिस्ट में सिर्फ हमें एक ही एक्सिस देनी होती है। ठीक है, और वो कैसे देंगे ये देखते हैं। पहले थ्योरी भी तो पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना सीधा ग्राफ बना देंगे, ऐसे थोड़ी खत्म कर दूंगा मैं। यूज काइंड आर्गुमेंट टू स्पेसिफाई दैट यू वांट अ हिस्टोग्राम। काइंड में हिस्ट डाल दिया, और इसमें देखो इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस में ऐसे नहीं डालोगे, इसके लिए ना आपको अपना कॉलम अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, और हिस्टोग्राम नीड्स ओनली वन कॉलम। ठीक है, एक ही एक्सिस चाहिए इसको। और हिस्टोग्राम शोज अस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल। एग्जांपल हाउ मेनी वर्क्स आवर लास्ट बिटवीन 50 एंड 60 मिनट्स। अब इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, अगर आपसे पूछे कि आपको ये सारे डाटा सेट्स दे दे और आपको पूछे कि हाउ मेनी वर्कआउट लास्ट बिटवीन 50 एंड 60 मिनट्स, तो कैसे निकालोगे? कई लोग तो डर जाएंगे, भाई कैसे निकाले कैसे निकाले। बहुत आसान है, उसका एक ग्राफ प्लॉट करो और वहाँ से देख के आप बता दोगे। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, जब आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है ना, जब वो फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड चीज़ चाहिए, तो हिस्टोग्राम को याद करना और हिस्टोग्राम प्लॉट कर देना। अब हमें ड्यूरेशन देखनी है 50 और 60 मिनट्स में, तो हम ड्यूरेशन कॉलम को लेंगे और उसको कहेंगे कि आप लोड कर दो हिस्टोग्राम। ठीक है, अब हम अपनी जुपिटर नोटबुक में ये चीज़ करते हैं। डी एफ को कहेंगे, सर डी एफ को बुलाएगा अपने कॉलम को से ड्यूरेशन करते हैं। ड्यूरेशन कॉलम को बुलाया और उसको कहा कि आप प्लॉट फंक्शन को बुला के हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम वाला ग्राफ प्लॉट कर दो। तो प्लॉट ये है कि अच्छा आपको हिस्टोग्राम वाला चाहिए, तो उसकी काइंड बताओ क्या है, काइंड आप स्पेसिफाई कर दो। तो आप हो गए एच आई एस टी हिस्ट। तो देखो 50 और 60 के बीच में 100 से ऊपर के लोगों ने वर्कआउट किया है, 100 लोगों ने वर्कआउट किया है। ठीक है, 50 और 60 के बीच में कम से कम 100 के ऊपर लोगों ने इतनी ड्यूरेशन का काम वर्कआउट किया है। ठीक है, अब ये था हमारा लास्ट टॉपिक, प्लॉटिंग रेफरेंसेस। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सारी चीज़ें जो जो ज़रूरी मतलब बिगनर लेवल के लिए चाहिए थी, मैंने आपको सब बता दी हैं। आई होप कि आपको आपने ये वीडियो एंजॉय की हो, और थैंक यू।